ओके, तो हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड एज यू नो सेकेंड चैप्टर इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो सबसे पहले ये फ्लूइड्स क्या होता है, उससे पहले बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स ऑफ फ्लूइड, आपको पता होना चाहिए व्हाट आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको पता होगा मैटर एग्जिस्ट इन टोटल इन 5 डिफरेंट स्टेट्स। 5 कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे, नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग, तो नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर पे 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, राइट। तो ऑलरेडी हमने सॉलिड्स के प्रॉपर्टी 11th में ही कवर कर लिए, लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, करेक्ट करना है 11 में क्या किया है, 12th में क्या करना है। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, तो you should know what is the basic difference between these 3 states of matter। पहला जो स्टेट ऑफ मैटर है, आप नॉर्मली बोलते हो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड के लिए आप बोलते हो लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप। गैसेस के लिए आप बोलते हो दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो ऐसा क्यों होता है? टू अंडरस्टैंड आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस। तो यू शुड नो सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होता क्यों है, लिक्विड्स में क्यों नहीं होता, गैसेस में क्यों नहीं होता। तो यू हैव टू लुक इनटू द मटेरियल। तो आपको पता होना चाहिए एट दिस स्टेज, जब आप सॉलिड्स की बात करते हो तो सॉलिड्स में जब आप देखोगे तो इनसाइड सॉलिड यू विल फाइंड अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके पास एटॉमिक सब्सटेंस हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉपर का या आयरन का रॉड है। तो अगर आप आयरन के रॉड की बात कर रहे हो तो सारे के सारे एटम्स जो है वो आयरन के होंगे। कॉपर के रॉड की बात कर रहे हो तो कॉपर के होंगे। ये सारे एटम्स, क्योंकि ये एटम है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स हो। तो इन जनरल सब्सटेंस एटम या मॉलिक्यूल से बन सकता है, तो हम इन जनरल इसको बोलते हैं पार्टिकल, राइट। अब सॉलिड्स में होता क्या है, सॉलिड्स में 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। नंबर 1, किसी भी दो पार्टिकल का डिस्टेंस हमेशा फिक्स है, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल इज फिक्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज ऑलवेज द सेम। मतलब दो पार्टिकल का डिस्टेंस डी है तो यहाँ पे भी दो पार्टिकल का डिस्टेंस डी है। नंबर 2, दे आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड मतलब उनका डिस्टेंस बहुत कम है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, the distance between any two particles is always same. Number 2, the distance between these particles is very small। अब होता क्या है वेरी स्मॉल होने से? वेरी स्मॉल होने से ये होगा, ये जो पार्टिकल्स है इसमें फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा। जितना पार्टिकल्स पास में होंगे उतना फोर्स स्ट्रांग होगा। अगर फोर्स स्ट्रांग होगा, क्योंकि पार्टिकल्स में फोर्स स्ट्रांग था इसलिए इसका शेप क्या हो गया, डेफिनाइट। So solids have definite shape because the particles are very close and the structure is well ordered। देखो, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे, तीसरा पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे, चौथा पार्टिकल। तो दिस इज व्हाई solids have definite shape and volume। गुड। अब 11th स्टैंडर्ड में अगर आपको याद होगा तो व्हाट यू हैव डन, 11th स्टैंडर्ड मोस्टली वाज फोकस्ड ऑन सॉलिड्स, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जैसे इलेक्ट्रिक करंट वो था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो आपने किया क्या था, और एक था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो देखो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इजी है। अगर आपको मटेरियल का प्रॉपर्टी का स्टडी करना है, मतलब द आइडिया इज, एग्जाम्पल मेरे पास दो मटेरियल है, दोनों सॉलिड्स है, तो उसको मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं? मुझे पता होना चाहिए ना इसमें क्या स्पेशलिटी, उसमें क्या स्पेशलिटी। तो हम क्या करते हैं, हम 3 चीज कर सकते हैं। नंबर 1, हम उसमें से करंट पास कर देंगे। करंट पास हो गया तो गुड कंडक्टर, नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर। एक बार समझ में आ गया गुड कंडक्टर है तो हमको पता है इसको यूज कहाँ करना है।
एक बार समझ में आ गया बैड कंडक्टर है, तुमको पता है इसको यूज कहाँ करना है। तो जब आप एक मटेरियल में से करंट पास करते हो तो उसको बोलते हो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आपने 11th में सीखा था, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स में, चैप्टर नंबर 11 था शायद। तो हम यहाँ पे सॉलिड्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब और क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स यू कैन डू, आप इसका टेम्परेचर चेंज करके देख सकते हो, राइट। आप टेम्परेचर चेंज करके देखोगे और देखोगे कि सब्सटेंस में क्या चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ये भी आपने 11 में देखा था, अगर आपको याद होगा, याद होना चाहिए। सॉलिड्स नॉर्मली एक्सपांड व्हेन हीटेड। तो हमने क्या किया था, हमने एक रॉड लिया, उसको हीट कर दिया, उसका लेंथ चेंज हो गया, राइट। तो हाउ अ मटेरियल बिहेव्स विथ चेंज इन टेम्परेचर, उसको बोलते हो थर्मल प्रॉपर्टीज, राइट। सिमिलरली और क्या कर सकते हैं, और हम फोर्स लगा सकते हैं। तो यू कैन अप्लाई फोर्स। तो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स क्या क्या होगा, इमेजिन इमेजिन मेरे पास एक सॉलिड है इन द फॉर्म ऑफ वायर, इसके नीचे मैंने लगा दिया लोड, लोड मतलब मास। तो मैंने लोड लगाया तो क्या होगा, इसका लेंथ चेंज होगा। देन व्हाट यू कैन डू इज, आपके पास एक रबर का बॉल है, एग्जाम्पल आपके पास एक रबर बॉल है, इस रबर बॉल को आप पानी के अंदर ले गए, पानी में लेके गए तो पानी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। प्रेशर एक्सर्ट करने से क्या हुआ, इसका वॉल्यूम कम हो गया, राइट। तो जब आप फोर्स लगाते हो क्या क्या हो सकता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन शेप, चेंज इन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो याद रखना ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब हाउ अ सब्सटेंस बिहेव्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी ने मतलब सब्सटेंस ने बिहेव कैसा किया, उसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। गुड। तो तीसरा टाइप हमने देखा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और इस चैप्टर में मोस्टली आपका फोकस था इलास्टिसिटी पे, अगर आपको याद होगा। तो यू हैव स्टडीड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में यू हैव स्टडीड वेरियस थिंग, जैसे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, फिर इनका रेशो, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, बल्क मॉड्यूलस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये मॉड्यूलस बताते क्या थे हमको, हमने जब फोर्स अप्लाई किया, जैसे आपने एक बॉल को पानी के अंदर लेके गए तो वाटर क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जो बॉडी है उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम। लेकिन बॉडी वॉल्यूम को कम होने देगा ऐसा नहीं होता, वो अपोज भी करता है। तो ये जो मॉड्यूलस है, इट टेल्स यू कि मटेरियल ने कितना अपोज किया टू चेंज इन लेंथ और चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन शेप। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ, इसको इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ भी बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, देन मेजर व्हाट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू चेंज इन इट्स डायमेंशंस। डायमेंशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लेंथ चेंज, वॉल्यूम चेंज या फिर शेप चेंज, इसको जनरल वर्ड है डायमेंशन चेंज। गुड। तो 11th स्टैंडर्ड एज यू कैन सी वाज मोस्टली फोकस्ड ऑन सॉलिड्स। करंट पास करके देखोगे, बोलोगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर चेंज करोगे बोलोगे थर्मल प्रॉपर्टीज, फोर्स लगा दिया उसको बोलोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग हाउ अ सब्सटेंस बिहेव्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो 11th में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स था, 12th में देखना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। गुड। देन सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड। अब लिक्विड में और सॉलिड में डिफरेंस क्या है, सॉलिड में एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब पार्टिकल क्लोज होते हैं तो दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, नंबर वन। दूसरा वहां पे शेप होता है फिक्स, राइट, वेल डिफाइंड शेप। लिक्विड में एक तो किसी भी दो पार्टिकल का डिस्टेंस सेम नहीं है, दे आर अवे, और दूसरा एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, नंबर वन, उनका डिस्टेंस भी ज्यादा है कंपेयर्ड टू सॉलिड्स। तो बिकॉज ऑफ दैट force of attraction between molecule is less,
and because of that they do not have definite shape but they have definite volume, right? और गैसेस में, एंड वेल बाय द वे लिक्विड्स का स्टडी कैसे करते हैं वही देखना है हमको इस चैप्टर में, हाउ टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, वो देखेंगे बाद में। गैसेस के केस में, गैसेस के केस में, गैसेस के केस में द पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, वेरी लार्ज डिस्टेंस मतलब ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन, दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर नहीं रहे बिकॉज दे आर एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, hence gases do not have definite shape and they do not have definite volume. So definite shape and volume solid, definite volume but not shape liquids, no definite shape no definite volume gases, right? गैसेस का स्टडी करना है वो हम थर्ड चैप्टर में देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, लेकिन जस्ट टू टेल यू जैसे आपको सॉलिड्स का स्टडी करना था तो आपने तीन चीजें की, करंट पास किया, टेम्परेचर चेंज किया और फोर्स लगा के देखा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपको गैसेस का स्टडी करना है तो गैसेस में आप क्या करते हो, आपके पास तीन ही पैरामीटर है गैसेस में, एक है प्रेशर, एक है वॉल्यूम, एक है टेम्परेचर, राइट? तो आप तीनों में से एक को कांस्टेंट रखोगे, जैसे टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर चेंज किया और चेक करोगे वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, उसको बोलते हो बॉयल्स लॉ। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट अ गिवन टेम्परेचर। फिर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हो, वॉल्यूम चेंज करते हो या फिर टेम्परेचर चेंज करते हो और दोनों का रिलेशन देखते हो, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट गिवन प्रेशर, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट गिवन वॉल्यूम, ये ल्यूजैक्स लॉ। ओके, तो गैसेस का स्टडी करना है तो टोटल तीन पैरामीटर है, एक्चुअली चार है, चौथा एंट्रोपी, वो केमिस्ट्री में आएगा, फिजिक्स में उसका काम नहीं है, राइट? देन हमारा जो ये चैप्टर है इसमें एक नाम है फ्लूइड्स। तो सबसे पहले फ्लूइड्स मतलब क्या ये पता होना चाहिए। फ्लूइड्स मतलब अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो। सॉलिड फ्लो हो सकता है क्या? नहीं। लिक्विड हो सकता है? यस। गैस हो सकता है? यस। तो एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। तो इस चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हम स्टडी करेंगे मैक्सिमम पार्ट ऑफ लिक्विड्स एंड लिटिल बिट ऑफ gases, right? So liquids and gases collectively are called as fluids because they can flow. Good. So to start off with इतना basic introduction sufficient है। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मतलब मेन टॉपिक पे जाने से पहले you should know how to define a fluid। तो मैंने अभी अभी बताया what is a fluid? What is a fluid? A substance which can flow is known as fluid, right? Any substance which can flow is known as fluid. So liquids and gases और कलेक्टिवली मतलब दोनों को मिलके एक सेम नाम है, लिक्विड्स एंड गैसेस आर कलेक्टिवली नोन एज फ्लूइड्स, राइट? अब देखो, अब तो हमको बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ मतलब वी नो इन डिटेल कि लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। बट इमेजिन आज से 300-400 साल पहले जब थ्योरी इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है, फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, फॉर एग्जांपल आपने करंट पास किया कंडक्टर से, सॉलिड से, राइट? करंट पास हो गया तो उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना कि करंट कैसे पास हुआ। फिर आप क्या बोलते हो कि सॉलिड्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। बेसिकली कहाँ से मूव हो रहे हैं? ये दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू आउट दिस सॉलिड, तो मोशन है। तो सिमिलरली अगर आपको स्टार्टिंग फेज में किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना है ना, आई डू सम एक्सपेरिमेंट, मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन मिले, मुझे एक्सप्लेन करना है कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले आपको कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं। यू हैव टू स्टार्ट अज्यूमिंग समथिंग। कोई भी थ्योरी हो,
फ्लूइड का हो, मतलब लिक्विड या गैस का हो, या फिर सॉलिड्स का हो, यू ऑलवेज स्टार्ट विद सम अजम्पशन। फॉर एग्जांपल, मैं गैसेस का पहले बता देता हूं आपको, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। गैसेस में हम अज्यूम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स आर वेरी, आई मीन फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर एक दूसरे से बहुत दूर है तो ऑलमोस्ट इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन नहीं होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं होना, राइट? गुड। तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो कौन सा एनर्जी है? ओनली काइनेटिक। और वो कहां से आया, कहां से आया? अब ये जो गैस है ये किसी कंटेनर में रखा होगा ना, यू हैव कंटेनर, उस कंटेनर में आपने गैस को भर दिया, लेकिन कंटेनर कहाँ पे रखा है? रूम में। रूम में क्या है? हीट है। रूम टेम्परेचर लगता है ना, गर्मी लगता है अपने को, अभी तो बहुत ज्यादा लगता है समर्स में। व्हाई डू यू फील दैट इट इज हॉट? बिकॉज यू हैव हीट एनर्जी इन द सराउंडिंग। जैसे आपका बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करता है वैसे ये भी करेगा। ये करके हीट जाएगा कहाँ? हीट कहाँ जाएगा? मॉलिक्यूल्स के पास। फिर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? दे स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर। तो जब जब मॉलिक्यूल्स मूव होगा तो मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कौन सा? काइनेटिक, राइट? गुड। तो गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम बेसिक अजम्पशन ये लेते हैं कि पार्टिकल्स बहुत दूर है और वो इंटरैक्ट नहीं करेंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा, राइट? कौन सा एनर्जी होगा? ओनली काइनेटिक। ये इसको बोलते हैं आइडियल केस। आइडियल मतलब हमने कुछ अज्यूम कर लिया और उसके ऊपर बेस्ड हमने थ्योरी बना दी, इसको बोलते हैं आइडियल गैस। इसके लिए अगर आपको याद होगा तो तीन इक्वेशन आप लिखते हो, P is inversely proportional to V, V is directly proportional to T and P is proportional to T। तीनों को कंबाइन कर देते हो, फिर बोलते हो PV इक्वल टू nRT। इसको नाम क्या दिया था? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल मतलब बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस, हमने कुछ अजम्पशन लिए हैं उस पे से हमने इक्वेशन डिराइव किया। तो सिमिलरली जब आप लिक्विड्स की बात करोगे, मतलब फ्लूइड्स की बात करोगे इन जनरल, लिक्विड्स एंड गैसेस टुगेदर आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। तो सिमिलरली हम जब फ्लूइड्स का स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ अजम्पशन लेते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो अजम्पशंस क्या है पहले वो पता होना चाहिए। तो आइडियल फ्लूइड के कुछ प्रॉपर्टीज है, तो हम एक एक करके देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड्स। और याद रखना, आइडियल मतलब ये एक स्पेसिफिक केस है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होता नहीं है नॉर्मली ना, ऐसा होना चाहिए, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। पीवी इक्वल टू एनआरटी भी नहीं होता। यू नो व्हाट इज रियल गैस इक्वेशन? पीवी इक्वल टू एनआरटी तो आइडियल गैस हो गया ना। व्हाट इज रियल गैस इक्वेशन? पी प्लस समथिंग V प्लस समथिंग इक्वल टू nRT, करेक्ट? तो इसको बोलते हो रियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे कुछ आएगा, वो क्या आएगा हम बाद में देखेंगे थर्ड चैप्टर में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। आइडियली क्या होना चाहिए था? PV इक्वल टू nRT। पर एक्चुअली रियल गैस क्या है? ये P प्लस समथिंग इंटू V प्लस समथिंग इक्वल टू nRT। तो सिमिलरली हमको जब फ्लूइड्स का स्टडी करना है तो हम स्टार्ट करते हैं सम प्रॉपर्टीज से। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि आइडियल फ्लूइड में ऐसा होगा, आइडियल फ्लूइड में वैसा होगा, क्या क्या होगा देखते हैं एक एक करके। नंबर वन, फ्लूइड है ये, गैसेस में पोटेंशियल जीरो बोल सकते हो, लिक्विड में नहीं बोल सकते क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दे आर क्लोज कंपेयर टू गैसेस। लुक, सी द डिफरेंस। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आर नियर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा वहां पे, वो बाद में देखते हैं हम लोग। नंबर वन, जो भी फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, आइडियली हम मानते हैं कि फ्लूइड आर इनकम्प्रेसिबल। व्हाट डू मीन बाय इनकम्प्रेसिबल? विच कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। तो पहला असम्पशन ये होता है, प्रॉपर्टी पहला ये होता है, दे आर इनकम्प्रेसिबल, दे आर इनकम्प्रेसिबल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी जेई नीट में सिर्फ ये वर्ड बता देगा आपको कि क्या बोलना चाहते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसका मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होगा। सो विच मीन्स दैट इज डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट।
अब ये डेंसिटी कहाँ से आ गया यहाँ पे, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन रियल फ्लूइड में, मतलब रियल फ्लूइड लाइक वाटर, राइट, लाइक केरोसिन, लाइक पेट्रोल, अभी पेट्रोल पंप पे गए होंगे, वहां पे लिखा होता है, प्राइस के बाजू में लिखा होता है डेंसिटी कितना, अलग अलग पेट्रोल पंप पे अलग अलग नंबर दिखेगा आपको, राइट, मतलब डेंसिटी चेंज हो सकता है, जिसका डेंसिटी चेंज होगा तो वो फ्लूइड कौन सा हो गया, कंप्रेसिबल। ओके, अब डेंसिटी मतलब क्या पहले वो समझ लो, क्योंकि डेंसिटी समझेगा तो ये समझेगा कि इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या। देखो डेंसिटी का सिंपल मतलब, अब दो टाइप की डेंसिटी है, इवन दो आपको दोनों टाइप का डेंसिटी लगने नहीं वाला है, शायद आएगा एग्जाम्पल में, लेकिन पता होना चाहिए, जब आप डेंसिटी की बात करते हो तो दो टाइप की डेंसिटी है, एक है नंबर डेंसिटी, एक है मास डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी मतलब क्या, नंबर डेंसिटी मतलब एक गिवन एरिया में कितना नंबर है, नंबर डेंसिटी। एग्जाम्पल, जब आप पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करते हो, बोलते हो ना मुंबई इज डेंसली पॉपुलेटेड ना कंपेयर टू नासिक, राइट, बोलते हो ना ऐसे, मतलब क्या उसका, व्हाट डू मीन, मुंबई में ज्यादा लोग रहते हैं, हाँ, वो तो ठीक है, एरिया भी तो ज्यादा हो सकता है ना, तो व्हाट डू मीन बाय नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब, जब आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हो तो यूनिट एरिया में, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में, मैंने अगर मुंबई में 1 स्क्वायर किलोमीटर लिया तो उसमें कितने लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नंबर डेंसिटी, एंड इट इज रियली रियली वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, राइट। याद रखना, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्योग्राफी में पढ़ा था, वो है हाउ मेनी पीपल लिव पर स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर मतलब एरिया, तो ये हो गया सरफेस डेंसिटी। जैसे आपका केस लिया, अगर यहाँ पे मैंने 1 स्क्वायर मीटर ले लिया, उसमें कितने लोग बैठे हो, दैट विल बिकम सरफेस डेंसिटी, मतलब एक एरिया में कितने लोग। तो तीन टाइप की डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी में और तीन टाइप है, एंड रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी बेसिक्स यहाँ पे बनेगा, तो इसमें भी तीन टाइप है। कौन से तीन टाइप है, एक है लीनियर डेंसिटी, लीनियर मतलब मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, एक स्ट्रेट लाइन पे मैंने चार्ज डाल दिया, देयर इज सम चार्ज, इमेजिन इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ है 10 मीटर, इस पे मैंने टोटल चार्ज डाल दिया 20 कूलम, तो मुझे बताओ 1 मीटर में कितना, 2 कूलम, 2 कूलम पर मीटर। आपने क्या किया, टोटल चार्ज को डिवाइड किया टोटल लेंथ से, करेक्ट, इसको बोलते हो लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मतलब एक लाइन में 1 मीटर में कितना, राइट। अब ये चार्ज भी हो सकता है, ये कुछ पार्टिकल भी हो सकता है, तो दिस कैन बी नंबर डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी, गुड। देन दूसरे टाइप का डेंसिटी जो आप देखोगे वो होता है सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी। अब सरफेस डेंसिटी मतलब मैं लाइन की जगह पे मैं क्या लेता हूँ, मैं एक एरिया ले लेता हूँ, राइट, और मैं मान लेता हूँ कि ये एरिया कितना, ये एरिया आ गया 10 मीटर स्क्वायर, राइट। हमारे पास एक प्लेट था जिसका एरिया था 10 मीटर स्क्वायर, टोटल चार्ज है 20 कूलम, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना, 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हो सरफेस डेंसिटी। हम लोग फ्लूइड पे वापस आएंगे, लेकिन बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जितना ज्यादा बेसिक्स क्लियर होगा उतना ही इजी होगा सब्जेक्ट। देन तीसरे टाइप का डेंसिटी इज वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी मतलब क्या, अब देखो पहले था लीनियर मतलब 1 डायमेंशन, सरफेस मतलब 2 डायमेंशन, तो वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशन। तो इसका मतलब ये, अगर मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम लेता हूँ, क्यूब लेता हूँ, फाइन, इस क्यूब का टोटल टोटल वॉल्यूम है, इसका टोटल वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, राइट। मुझे देखना है कि 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर है, उसको बोलोगे वॉल्यूम डेंसिटी। तो अभी इमेजिन कर लेना, आई एम जस्ट ड्राइंग सम डायग्राम हियर ना, तो ये हमारे पास एक क्यूब आ गया, इस टोटल पूरे क्यूब में कितना चार्ज, 20 कूलम का, इसका वॉल्यूम कितना, 10 मीटर क्यूब का, तो 1 मीटर क्यूब में कितना
टू कूलम पर मीटर क्यूब, इसको बोलते हो आप वॉल्यूम डेंसिटी। ऐसा यूनिट क्या क्या हो गया, अगर चार्ज होगा तो कूलम पर मीटर, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो नंबर ही होता है ना, नंबर का कोई यूनिट होता है क्या, नहीं, तो 1 अपॉन मीटर। इसका क्या हो गया 1 अपॉन मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया 1 अपॉन मीटर क्यूब। गुड। देन दूसरे टाइप का डेंसिटी है विच इज कॉल्ड एज मास डेंसिटी। अब मास डेंसिटी और नंबर डेंसिटी में छोटा सा डिफरेंस है, वेरी स्मॉल डिफरेंस, तो इट इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। तो नंबर डेंसिटी मतलब यूनिट, मतलब कितना नंबर इन अ गिवन लेंथ और एरिया और वॉल्यूम। मास डेंसिटी मतलब एग्जांपल, मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड का टोटल मास है 20 किलोग्राम, इसका टोटल लेंथ है 10 मीटर, तो 1 मीटर में कितना किलो, सिंपल। तो हाउ मच मास इज देयर पर मीटर, सिमिलरली हाउ मच मास इज देयर पर यूनिट एरिया, हाउ मच मास इज देयर पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हो मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, राइट। डायमेंशनली ऐसा यूनिट की बात करोगे तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गुड। अब आ जाते हैं हमारे पहले अजम्पशन पे, लिक्विड। कौन सा लिक्विड, फ्लूइड, मतलब कौन सा फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब ये, मेरे पास एक फ्लूइड था, ये एक फ्लूइड है, ओके, इमेजिन दिस इज अ फ्लूइड, इसका कुछ डेंसिटी होगा, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना किलो। थोड़ा और डिटेल सोचोगे ना तो समझ में आएगा कि ये मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा और इमेजिनेशन बढ़ाओ। आइडिया इज दिस, मेरे पास एक क्यूब है, आई हैव अ क्यूब, राइट। इस क्यूब में, तो मैं पहले क्यूब ले लेता हूं, तो आई हैव अ क्यूब। तो अच्छे से समझ लो डेंसिटी का मतलब क्या है, क्योंकि एट दिस स्टेज 12th में आपको कम से कम ये बेसिक्स पता होना चाहिए, दिस इज एक्सपेक्टेड कि बेसिक पता होना ही चाहिए। तो हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब का साइड है 1 मीटर, तो वॉल्यूम कितना हो गया, अगर क्यूब का साइड का लेंथ है 1 मीटर तो वॉल्यूम कितना, 1 मीटर क्यूब। अब डेंसिटी का सिंपल मतलब समझ लो, अगर मैंने इस क्यूब को कंप्लीटली भर दिया, किससे, वाटर से, तो इसमें कितना किलो बैठेगा। सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने, आई एम आस्किंग यू, अगर इस क्यूब को मैं, कौन सा क्यूब है ये जिसका साइड कितना है 1 मीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 1 मीटर क्यूब, इसको मैंने कंप्लीटली भर दिया तो कितना किलो बैठेगा इसमें। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन क्या, 1 किलोमीटर मोल। डेंसिटी अभी तो बताया मैंने, यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो जब आप 1 बोलते हो तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर माइनस 2, लेकिन इसका क्या है, क्यूब है, ये 10 पावर माइनस 6 ऊपर गया तो कितना, 10 पावर माइनस 3 और प्लस 6 कितना, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब समझ लो, वैल्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि बोलना क्या चाहते हैं। बोलना ये चाहते थे कि मैंने अगर एक क्यूब लिया है जिसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, इसको मैंने अगर कंप्लीटली भर दिया किससे, पानी से, तो कितना किलो पानी बैठेगा 1000, 1 टन। इसी की जगह पे अगर मैंने मर्क्यूरी फिल किया होता तो मर्क्यूरी का पता है कितना है 13,600,
उतने ही वॉल्यूम में 13,600 अराउंड 13.5 टन उठा नहीं पाओगे इसको। 13,600 सेम वॉल्यूम, लेकिन मास कितना बैठ गया उसमें 13,600। पेट्रोल का कितना होगा? अभी नेक्स्ट टाइम पेट्रोल पंप पे जाओगे तो देख के आना, वहां पे लिखा होता है वो वॉल्यूम, वो वाटर से कम होता है बेसिकली, 700-800 के आसपास होगा, मैक्सिमम 900 भी होगा, राइट। तो अब इंपॉर्टेंट इज ये बोलना क्या चाह रहा है इनकम्प्रेसिबल, उससे मतलब समझ लो। मतलब हर एक फ्लूइड का एक डेंसिटी होगा। वाटर का कितना होगा? सी, एक सिंपल सी बात समझ लो, फिजिक्स में आपने बोल दिया 1, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक यूनिट नहीं बता रहे हो। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मर्क्यूरी का कितना है? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गुड, राइट। तो यू शुड नो दैट इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है कि आपने एक लिक्विड लिया है और आप उस लिक्विड पे फोर्स लगा रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना फोर्स है, बहुत कम बहुत ज्यादा डजंट मैटर, तो इसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा। तो इनकम्प्रेसिबल मतलब व्हेन you apply any amount of force, the density of the fluid does not change. Such fluids are said to be incompressible fluids. अभी से बता दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि आगे इस चैप्टर में आगे जाके ये एक वर्ड इक्वेशन को चेंज करेगा। तो यू शुड नो a fluid is incompressible if any amount of force does not change its density, going one by one, एक वर्ड समझ लो। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होगा। डेंसिटी चेंज नहीं होने का मतलब क्या? डेंसिटी चेंज नहीं होने का मतलब ये है कि जो इनमें डिस्टेंस था ना वो चेंज नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि आपने बोला मैंने फ्लूइड को कंप्रेस कर दिया, मतलब डेंसिटी चेंज हो गया, मतलब पार्टिकल्स पास में आ गए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट। इनकम्प्रेसिबल मतलब द डेंसिटी कैन नॉट चेंज, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल नॉट बिकम स्मॉल, फिक्स रहेगा ये। गुड, राइट। देन ये था पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, आइडियल फ्लूइड का दूसरा प्रॉपर्टी, दिस इज द बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी, राइट। जो आइडियल फ्लूइड है उसका फ्लो हमेशा होता है स्टेडी। तो द फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड इज स्टेडी। अब स्टेडी फ्लो मतलब क्या, वो समझ लो, आगे वापस आएगा। दो टाइप के फ्लो होते हैं, एक को बोलते हो आप स्ट्रीमलाइन या फिर स्टेडी फ्लो, वो हम डिटेल देखेंगे। दूसरे को बोलते हो टर्बुलेंट, राइट। स्टॉप राइटिंग डाउन व्हाट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, पे अटेंशन हियर, ओके। देन स्टेडी फ्लो मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अभी गर्मी का टाइम है, इफ यू गो, वो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ब्रिज है। ब्रिज किसके ऊपर से पास होता है? रिवर के ऊपर से। अनफॉर्चुनेटली पानी तो होगा नहीं, पर होता, अगर होता तो इमेजिन क्या होता। ये एक लाइन है, एक काम करो, पानी फ्लो होगा ना, तो पानी किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? तो इमेजिन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। मैं इस लाइन पे एक पॉइंट को मार्क कर देता हूं, लेट मी मार्क सम पॉइंट हियर, इसको बोलता हूं ए पॉइंट। अच्छे से समझ लो, ये आगे काम में आएगा, वापस इसी चैप्टर में आएगा। तो पहला लेक्चर हमेशा होता है बेसिक्स बिल्ड करना, नहीं तो फिजिक्स छोड़ देना, बेसिक नहीं तो गए काम से। अब जब वाटर फ्लो होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्लो होंगे। एक मॉलिक्यूल फ्लो होगा क्या? नहीं।
तो विथ टाइम आप देखोगे बहुत सारे मॉलिक्यूल सेम पॉइंट से जा रहे हैं। पहले एक गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया। तो ए पॉइंट से विथ टाइम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फ्लो होंगे। जब मॉलिक्यूल ए पॉइंट से फ्लो हो रहे हैं तो दो चीजें हैं, क्या उनका स्पीड सेम है और क्या उनका डायरेक्शन सेम है। तो whenever a molecule passes through a given point A, and if the direction and speed remains same for all the molecules, इसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। स्टेडी मतलब वेल डिसिप्लिन्ड बेसिकली। जब भी ए पॉइंट पे आया स्पीड इज सेम, डायरेक्शन इज सेम, फिर दूसरा पार्टिकल आया उसी पॉइंट पे स्पीड इज सेम, डायरेक्शन इज सेम, इसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। ये नॉर्मली होता है गर्मी के दिन में या फिर विंटर्स में, क्योंकि गर्मी में या विंटर्स में नॉर्मली पानी होता है कम। जब पानी होगा कम तो फ्लो जो है ये होता है वेल ऑर्डर्ड, डिसिप्लिन्ड, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन फ्लो। करेक्ट। तो हम अज्यूम क्या करते हैं कि जो आइडियल फ्लूइड है ये हमेशा क्या होगा, वेल ऑर्डर्ड, मतलब फ्लो क्या होगा, स्टेडी। मतलब फ्लो क्या नहीं होगा, टर्ब्यूलेंट। अब टर्ब्यूलेंट का मतलब समझ लो। तो बारिश के दिन में 2-3 साल पहले तो बाढ़ भी आई थी हमारे यहाँ पे। तो व्हेन यू हैव such time where it is overflowing, तो ओवरफ्लो होता है तो अलग अलग पार्टिकल का डायरेक्शन अलग हो जाएगा। तो मे बी वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ए पॉइंट पे आने के बाद वो यहाँ जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल है वो यहाँ जा रहा है, तीसरा मॉलिक्यूल है वो यहाँ जा रहा है, चौथा यहाँ जा रहा है, और स्पीड्स भी अलग अलग है। इसलिए तो फिर बाढ़ आती है ना, नदी से पानी बाहर क्यों निकलता है, बिकॉज ऑफ दिस, because molecules are moving here and there randomly with different velocities। इसको बोलते हो turbulent flow। turbulent, अगर कभी फ्लाइट में बैठे हो तो बोलते हैं टर्बुलेंस होने वाला है, मतलब वही बोल रहे हैं कि जो विंड आ रहा है वो थोड़ा सा वेल ऑर्डर्ड नहीं है, वो हमको तकलीफ देने वाला है, राइट। तो टर्बुलेंट फ्लो मतलब when in this case when the particles do not have same direction of motion and they do not have same velocity at each point। तो हम जब जब आइडियल फ्लूइड ये वर्ड यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा अजम्पशन रहेगा कि द फ्लो इज स्टेडी। स्टेडी मतलब वेल ऑर्डर्ड। ऐसा होता है क्या रियलिटी में? नहीं। इसलिए मैंने बोला आइडियल मतलब होना चाहिए, इमेजिनरी केस है वो, होता नहीं है, राइट। which means that is the flow is not turbulent। इसी को बोलते हैं इरोटेशनल। इसी चीज को और एक वर्ड है, इसको बोलते हैं इरोटेशनल। द फ्लो इज इरोटेशनल। अब इरोटेशनल क्यों? मैंने अभी अभी आपको बताया, जब जब ए पॉइंट पे कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, अगर उसका डायरेक्शन रहा सेम, उसका स्पीड रहा सेम, तो फ्लो कौन सा? स्टेडी। इसका मतलब मॉलिक्यूल ए पॉइंट पे आके टर्न नहीं मार सकता, he has to go in the same direction, इसलिए इसको बोलते हैं irrotational। मतलब रोटेशंस आर नॉट पॉसिबल, राइट। गुड। इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं द फ्लो इज स्मूथ। द फ्लो इज स्मूथ, राइट। स्मूथ फ्लो है, एकदम बोलते ना नदी एकदम आराम से बह रही है, दैट इज इरोटेशनल, राइट। रियल लाइफ फिजिक्स से ही आता है, तो वही सब है जो आप देखते हो, सिर्फ उसको साइंस की लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, दैट्स इट। अब चौथा केस समझने के लिए लेट मी टेक वन एग्जांपल। हमारे पास दो फ्लूइड है, एक है हनी, शहद, एक है वाटर। देन अगेन यू टेक दिस एग्जांपल, आप वॉल पे एक हनी ड्रॉप और एक वाटर ड्रॉप छोड़ दो,
नीचे पहले कौन पहुंचेगा? वाटर ड्रॉप. व्हाई? विस्कोसिटी. व्हाट इज विस्कोसिटी? व्हाट इज विस्कोसिटी? क्योंकि बराबर बोला आपने, फोर्थ केस इज रिलेटेड टू विस्कोसिटी ओनली, बट विस्कोसिटी क्या होता है? तो विस्कोसिटी समझने के लिए you have to imagine each liquid, any liquid is made up of number of layers. मतलब हमको दिखता क्या है? हमको दिखता ऐसा है that what we see is this. हमको दिखता है कि एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है which is flowing. लिक्विड क्या कर रहा है? फ्लो हो रहा है, राइट? लेकिन इन रियलिटी आप लिक्विड को ऐसा इमेजिन करते हो that it is made up of number of layers. एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर. थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो विस्कोसिटी समझेगा ही नहीं, which is a very big part of this chapter. Okay. तो इन रियलिटी हम अज्यूम क्या करते हैं? हम इमेजिन क्या करते हैं? हम इमेजिन करते हैं लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, और लिक्विड एक सरफेस के ऊपर मूव हो रहा है. होता है ना सरफेस के ऊपर मूव. नदी में मूव होता है, मतलब वो रॉक के ऊपर से मूव हो रहा है, सॉलिड के ऊपर से. पाइप में मूव होता है तो पाइप क्या है? सॉलिड है. तो नॉर्मली हम अज्यूम क्या करते हैं? हम अज्यूम करते हैं द लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. देन यू शुड नो, जो सबसे नीचे का लेयर है, सबसे नीचे का, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है सॉलिड के साथ. तो आपको, डू यू रिमेंबर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज, देयर आर टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. एक है एग्जाम्पल, यू हैव अ वाटर बॉटल. फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने पानी भर दिया, इसको उल्टा कर दिया, क्या होगा? पानी नीचे गिरेगा. क्यों गिरेगा? ग्रेविटी. गुड. लेकिन उसका और एक रीजन ये भी है कि जब पहला मॉलिक्यूल नीचे आया, वो दूसरे को लेके आया. क्यों? क्योंकि पहले मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में क्या था? अट्रैक्शन फोर्स था. दोनों कौन थे? वाटर मॉलिक्यूल थे. दोनों सेम टाइप के थे. इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स. आप जैसा ही है, मैं गया तो दोस्त भी जाएगा, राइट? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आप बॉटल को उल्टा करोगे, थोड़ा पानी है उसमें वैसे, you see there are still some molecules inside जो अभी भी सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में है. वो वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ये दूसरे टाइप के साथ, इस केस में प्लास्टिक के साथ कांटेक्ट में है. क्यों है? क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इसको क्या बोलते हो? एडहेसिव फोर्स. इसका मतलब जो वाटर का सबसे नीचे का लेयर था, वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद सॉलिड है, तो वहां पे कौन सा फोर्स है? एडहेसिव फोर्स. मतलब हम जब लिक्विड फ्लो के बारे में सोचेंगे तो एक चीज समझ लेना कि जो सबसे नीचे का लेयर है, ये ऑलमोस्ट मूव ही नहीं होता. क्यों मूव नहीं होता? बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स. तो मूव हो कौन रहा है फिर? उसके ऊपर का लेयर, राइट? तो उसके ऊपर के लेयर्स मूव हो रहे हैं, एंड देन उसके ऊपर का लेयर, एंड देन उसके ऊपर का लेयर, राइट? तो ऐसा हो रहा है. गुड. डेफिनेटली जो सबसे नीचे का लेयर है उसका वेलोसिटी 0 होगा, उसके ऊपर के लेयर का ज्यादा होगा, उसके ऊपर के लेयर का और ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, राइट? वो बाद में बात करेंगे हम, जब विस्कोसिटी डिटेल में देखेंगे तब. फिलहाल समझना ये है, 11th स्टैंडर्ड में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपने टाइप्स ऑफ फोर्सेस का स्टडी किया था. उसमें एक टॉपिक था जिसका नाम था कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप, नॉर्मल रिएक्शन एंड अदर इज फ्रिक्शन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लिक्विड का एक सरफेस दूसरे के ऊपर फ्लो हो रहा है. तो जब एक सरफेस दूसरे के ऊपर फ्लो होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा. होना चाहिए, होना चाहिए. वो रियल केस है. आइडियल केस में फ्रिक्शन नहीं लेते हैं. ये जो फ्रिक्शन होता है इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, राइट? तो विस्कोसिटी का मतलब क्या? विस्कोसिटी का मतलब ये, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन two layers of a liquid when one layer is moving on top of another. करेक्ट? तो आइडियली जब एक बॉडी
दूसरे बॉडी के ऊपर से मूव होता है तो फ्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन ये आइडियल लिक्विड में हम अज्यूम करते हैं देयर इज नो फ्रिक्शन, मतलब देयर इज नो विस्कोसिटी। अब कमिंग बैक टू द केस ऑफ हनी एंड वाटर, अब वाटर नीचे जल्दी क्यों आया? फ्रिक्शन कम था, मतलब विस्कोसिटी कम था, और हनी लेट क्यों आया? विस्कोसिटी ज्यादा था। और एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल वाटर और वाटर के अंदर बहुत सारा शुगर मिक्स कर दो, अब कौन सा नीचे आएगा जल्दी? इसका मतलब एडिंग इम्प्योरिटी इंक्रीजेस विस्कोसिटी। तो वेल बाय द वे, जब जब आप आइडियल की बात करोगे, जब जब आप आइडियल फ्लूइड की बात करोगे, तब तब हम लोग विस्कोसिटी कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आइडियल फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स आर नॉन विस्कस, नॉन विस्कस। इसका मतलब देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, there is no force of friction between layers, between layers of fluid, between layers of fluid, layers of fluid। तो ये चार प्रॉपर्टीज है जिसपे बेस्ड है आइडियल फ्लूइड। नंबर वन, दे आर इनकम्प्रेसिबल, कितना भी फोर्स लगा दो डेंसिटी चेंज होगा नहीं। नंबर टू, द फ्लो इज स्टेडी। नंबर थ्री, इट इज इरोटेशनल। नंबर फोर, दे आर नॉन विस्कस, मतलब द फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड इज सपोज्ड टू बी निग्लेक्टेड। देन इसके बाद फ्लूइड में और आगे जाने से पहले इसको सॉलिड के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो सॉलिड के साथ कंपेयर करते हैं मतलब क्या, आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। सो यू शुड नो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, तो समझ लो, सॉलिड्स में और लिक्विड्स में मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब फोर्स अप्लाई करोगे। तो सॉलिड में इफ यू रिमेंबर, सॉलिड के केस में अगर मैं एक सॉलिड लेता हूं, एंड यू शुड रिमेंबर आल्सो, अगर आपको याद होगा, वैसे तो होना चाहिए, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या था ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? व्हाट वाज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? क्या होता था उसमें? शेप चेंज होता था, वेरी गुड, शेप चेंज होता था, वेरी गुड। तो अगर आपको याद होगा, शेप चेंज करने के लिए आपने क्या किया था? आपने लिया था एक क्यूब, you take a cube, then जो बेस है इस क्यूब का, जो बॉटम है उसको कर दिया था फिक्स, राइट, इसको चिपका दिया नीचे फेविकॉल से, फेविकॉल का जोड़ है, टूटता नहीं, गुड, राइट। आई एम नॉट एडवर्टाइजमेंट डूइंग एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर फेविकॉल, जस्ट टू टेल यू, मे बी स्टिक फास्ट व्हाटएवर इट इज। देन यू अप्लाई अ फोर्स, अगर याद होगा तो इसको बोला था टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि ये फोर्स ऊपर की सरफेस को टच करके जा रहा है। तो सॉलिड पे आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर सकते हो। नंबर टू, सॉलिड पे आप नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब मैंने यहाँ से एक फोर्स लगा दिया, यहाँ से एक फोर्स लगा दिया, नीचे से एक फोर्स लगा दिया, साइड से एक फोर्स लगा दिया, फ्रंट फेस से फोर्स लगा दिया, बैक से एक फोर्स लगा दिया, राइट। तो सॉलिड्स के केस में you can apply both type of forces, tangential as well as normal force। नॉन टेंजेंशियल मतलब नॉर्मल, परपेंडिकुलर, देखो दो टाइप के फोर्सेस है, बहुत सिंपल। मान लो ये क्यूब है, इमेजिन, तो मैं नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर भी लगा सकता हूं, मैं इसको पैरेलल भी लगा सकता हूं। तो इन केस ऑफ सॉलिड्स यू कैन अप्लाई बोथ टाइप ऑफ फोर्सेस, टेंजेंशियल एज वेल एज नॉर्मल। लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड यू कैन अप्लाई ओनली नॉर्मल फोर्स, क्योंकि जिसका शेप ही डिफाइंड नहीं है उसको क्या टेंजेंशियल लगाओगे? यू सी, लिक्विड का प्रॉब्लम क्या है, लिक्विड का डेफिनेट शेप है ही नहीं, तो इसको क्या टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा मैं? कहां पे लगाऊंगा? टेंजेंशियल नहीं लगा सकते ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई नॉर्मल फोर्स, राइट। देन तो किया है ना, अभी होली था, गुब्बारा भरा, यू कैन प्रेस इट फ्रॉम ऑल साइड,
तो ऑल साइड मतलब इट इज नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो डिफरेंस नंबर 1, for solids, if you want to study mechanical properties, you can apply two type of forces and see टेंजेंशियल फोर्स क्या कर रहा है और नॉर्मल क्या कर रहा है। लेकिन फ्लूइड के केस में, लिक्विड मतलब फ्लूइड, फ्लूइड के केस में यू कैन अप्लाई ओनली नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स की बात ही नहीं होगी। नंबर 3, डिफरेंस नंबर 3, डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 इज डायग्राम। डिफरेंस नंबर 3, तीसरा डिफरेंस क्या है? तो ऐसा है, अगर याद होगा, नहीं याद होगा तो याद दिला देता हूं। गोइंग बैक, देखो रियली इंटरेस्टिंग, सॉलिड्स, सॉलिड में अगर मैंने नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? तो क्या होगा? कंप्रेस होगा। कंप्रेस होगा मतलब क्या होगा? पार्टिकल्स विल कम क्लोजर, राइट। अगर मैंने उल्टा कर दिया मतलब अवे फोर्स अप्लाई कर दिया, इमेजिन इफ आई अप्लाई अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड अवे, इमेजिन मैंने ऐसा फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? पार्टिकल्स विल मूव अवे। डू यू रिमेंबर, पार्टिकल्स, अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया है, अगर ये पार्टिकल्स अवे मूव हो रहे हैं तो इन पार्टिकल्स में एक इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको आप बोलते हो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि वो इंटरनल है। और रीस्टोरिंग क्यों? क्योंकि जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, स्ट्रेच किया छोड़ दिया, रबर बैंड के साथ करते हो ना, स्ट्रेच करते हो छोड़ देते हो, तो यू डू व्हाट, यू हैव अ रबर बैंड, ये इसको स्ट्रेच किया, ये एक्सटर्नल फोर्स था, छोड़ दिया, छोड़ दिया तो शेप वापस आ गया उसका। क्यों आया? क्योंकि जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे थे तब अंदर क्या हो रहा है? अंदर मैं तुझे जाने दूंगा नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, काइंड ऑफ। तो जैसे ही फोर्स आपने निकाल दिया, एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, तो इंटरनल फोर्स ने क्या किया? शेप को वापस से रिस्टोर कर दिया। इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब सॉलिड्स के केस में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जब एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको क्या बोला था हमने? डिफॉर्मिंग। सिंपल सा बात है, फॉर्मिंग मतलब बनाना, डिफॉर्मिंग मतलब बिगाड़ना। तो ये फोर्स क्या कर रहा था? बिगाड़ रहा था, इसलिए क्या बोला इसको? डिफॉर्मिंग। तो सॉलिड के केस में जब जब डिफॉर्मिंग फोर्स होगा तब तब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होगा, राइट। लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं होता। लिक्विड में ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स क्या है? दूर है, थोड़ा और दूर चलेगा तो क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो डिफरेंस नंबर 3, whenever deforming forces are applied किस पे? on a solid, internal restoring forces are developed which restores the original shape and size of the solid. In case of liquids, when you apply a force, there is no internal restoring force. चौथा पॉइंट मतलब इसी का अगला पॉइंट है। इससे क्या समझा? इससे आपको यह समझा कि सॉलिड अपोज करता है किसको? चेंज इन डायमेंशंस को। लिक्विड नहीं करता। लिक्विड बोलता है ठीक है, चेंज करना है कर दो, करते हो ना। ग्लास से बॉटल में डाल दिया तो बॉटल का शेप हो गया, बॉटल से कटोरे में डाल दिया तो कटोरे का शेप हो गया। इसका मतलब लिक्विड्स डू नॉट रेजिस्ट एनी चेंज इन द शेप, मतलब डिफॉर्मेशन को रेजिस्टेंस है ही नहीं। सॉलिड में है क्या? यस। तो जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसका? फ्लूइड्स का, तो हमेशा सॉलिड्स के साथ पहला कंपैरिजन पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो टोटल कितने पॉइंट्स देखे हमने? 4, राइट। यहाँ पे दोनों टाइप के फोर्स सॉलिड में, कौन सा? नॉर्मल एंड टेंजेंशियल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा अप्लाई करोगे? ओनली नॉर्मल, राइट। फिर दूसरा डायग्राम था। देन तीसरा, सॉलिड्स में कौन सा फोर्स डेवलप होता है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। कब होता है? जब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो। लिक्विड में होता है क्या? नहीं। चौथा, फोर्थ, सॉलिड रेजिस्ट करता है किसको? चेंज इन डायमेंशंस को। लिक्विड करता है क्या? नहीं। ओके, गुड। सो बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।